हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लिया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर हमारा टॉपिक जो था वो स्टार्ट कर दिया था, और अगर वो वीडियो जाके किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जरा इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी जरा चेकआउट कर लीजिएगा। सो एज यू कैन सी आपके स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफॉर्मर लॉसेस रिडक्शन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर लॉसेस रिडक्शन। ओके, तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो ट्रांसफॉर्मर लॉसेस जो होते हैं उसका रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, मैं ज्यादा इस डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन का है। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक बेसिक सा आइडिया ले लेंगे कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस को रिडक्शन कैसे किया जाता है ना। तो मेनली जो है हमारे पास कौन से लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस होता है, हीट लॉसेस होते हैं, और साथ साथ में एक और लॉस होता है जो कि एज ए नेग्लिजिबल हम लोग गिन सकते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है कोर लॉस, है ना। तो कोर लॉस यानी कि कोर में जो लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए उसकी डिजाइन जो है वो जिम्मेदार होती है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर लॉसेस रिडक्शन में 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 पॉइंट्स, जिसके अंदर पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले कोर डिजाइन, दूसरा कॉपर लॉसेस, तीसरा एडी करंट लॉसेस और चौथा हीट लॉसेस। तो इन सबको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं वो अभी हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कोर डिजाइन का। कोर डिजाइन, तो जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं कोर का डिजाइन करने में, मैन्युफैक्चरर जो भी मटेरियल डिजाइन करता है उसका सबसे पहले उस मटेरियल का डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए कंपलसरी, है ना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं देखूं कि डायपोल मोमेंट जिसका अलाइन है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सीआरजीओ। सीआरजीओ यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, है ना, सीआरजीओ स्टील, ये इसका एग्जांपल है किसका, कि जिस मटेरियल के अंदर डायपोल मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। तो सीआरजीओ जो स्टील होता है वो हमें हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हेल्पफुल है, वो कम करने के लिए हेल्पफुल होता है। अभी आज के दिन के नाउ डेज की मैं बात करूं तो हम लोग एमआरएफएस मटेरियल भी यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर डिजाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमआरएफएस मटेरियल का जो कोर होता है उसका लॉस जो है वो सीआरजीओ स्टील से 25% और भी कम है। कौन से एमआरएफएस मटेरियल का, एमआरएफएस मटेरियल, इसके जो लॉस है वो 25% कम है सीआरजीओ से। इसीलिए अभी हम लोग कोर डिजाइन में यानी कि मैन्युफैक्चरर कोर डिजाइन में एमआरएफएस मटेरियल का यूज करने लगा है। दूसरा जो पॉइंट है, तो कोर डिजाइन के अंदर इतना ही था, बेसिक सा इतना ही आपको पढ़ना था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस हम लोग कैसे रिडक्शन करते हैं उसका, तो कॉपर लॉस का रिडक्शन करने के लिए हम लोग थिकर कंडक्टर यूज करते हैं।
ये थिकर कंडक्टर जो होते हैं इनकी करंट डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है, यानी कि डेल्टा जो होता है, मैं लिख देता हूं, करंट डेंसिटी है ना, वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर लॉसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा जो हम लोग हम पॉइंट है वो है हमारा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, तो एडी करंट लॉस को रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, है ना, लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। ओके, और लास्ट हीट लॉस। हीट लॉस यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस, हीट लॉस, इसको यहाँ पे हम लोग हीट लॉस लिखेंगे। तो हीट लॉस को रिडक्शन कैसे किया जाता है, तो हीट लॉस को रिडक्शन करने के लिए हम लोग उसकी कूलिंग सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, यानी कि ऑयल कूल्ड सिस्टम या फिर नेचुरल एयर फोर्स वाली कूलिंग सिस्टम, ये सारी कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं हीट लॉस को रिडक्शन करने के लिए, है ना। हमने सारी जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है। यूज बेटर कूलिंग सिस्टम, ये तो ये ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं, मेन 4 लॉसेस, उसको रिडक्शन करने के लिए हम लोग इतनी चीजें करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक में पता चली हो, नहीं पता चली तो वीडियो को प्रीवियस जाके स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर लॉसेस रिडक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम लोग अभी पूरा कर देते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेलल ऑपरेशंस। पैरेलल ऑपरेशन किस किस चीज के, तो ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन, साथ साथ में जनरेटर का भी पैरेलल ऑपरेशन। लेकिन ये दोनों ट्रांसफार्मर को एक साथ पैरेलली वर्क करवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या क्या है, या फिर जनरेटर को एक साथ पैरेलली वर्क करवाने की भी कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशंस क्या क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये हम लोग ये टॉपिक में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो पैरेलल ऑपरेशन देखने वाले हम लोग वो है हमारा ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन। तो उसकी कंडीशन क्या है, पहले तो कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस और पैरेलल ऑपरेशन। और ट्रांसफार्मर, तो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन आप लोगों की कि सेम पोलैरिटी का कनेक्शन होना चाहिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट है सेम पोलैरिटी, मैं यहाँ पे सेम पोलैरिटी लिख रहा हूं खाली, सेम पोलैरिटी, ताकि मान लीजिए आर का अगर कनेक्शन वाई के साथ हो गया सामने वाले के, तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, संभावना है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो भी उस कनेक्शन कर रहा होगा उसकी जान पे जान का खतरा है। इसीलिए सेम पोलैरिटी होना काफी जरूरी है, इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है सेम वोल्टेज रेशियो, सेम वोल्टेज रेशियो, ताकि क्या हो सके, जो हमारे करंट के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, है ना, वो करंट के कारण जो लॉसेस है वो रिड्यूस कर सके हम। तीसरी कंडीशन, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आर वाई बी है एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, तो दूसरे का फेज सीक्वेंस भी आर वाई बी ही होना चाहिए, है ना। वाई आर बी या वाई बी आर ये नहीं चलेगा। ऐसा क्यों करा जाता है हम लोग, ताकि
इसमें भी हमारा शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो सके या फिर रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन, और चौथी कंडीशन जो है वो है जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट। जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट। तो ये चार कंडीशन होती है किसी भी ट्रांसफार्मर को ये दूसरे ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलली वर्क करवाने की। नाउ एडवांटेज की बात करते हैं अगर हम लोग कि इसका एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ एडवांटेजेस कि पैरेलली वर्क करवाने का हमारे एडवांटेज क्या। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलली ऑपरेट करवाते हैं, तो जब भी मान लीजिए कि उसका जो लोड का रिक्वायरमेंट है जिसपे वो अभी वर्क कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई लोड आप लोगों का बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लोड को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर ट्रांसफार्मर, है ना। और पैरेलल ऑपरेशन क्या करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करने की हमें परमिशन देता है, यानी कि सिंपल सा एक एडवांटेज देता है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ऑपरेट वन ट्रांसफार्मर at full load while other depending on load requirement, है ना। दूसरा दूसरा एडवांटेज क्या है, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल, तो इंक्रीज रिलायबिलिटी, इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहां लिख सकते हैं इंक्रीज, सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। स्पेलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये मेन तीन एडवांटेजेस हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेशन के लिए हमको कन्विंस कर सकती है। ओके, कंडीशंस देख लिए हमने और उसके एडवांटेजेस भी देख लिए। तो ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर की। अब हम लोग बात करते हैं जनरेटर की, है ना। तो इसी में जनरेटर अगर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए, कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। तो सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जनरेटर जो है अगर पैरेलली ऑपरेट कर रहा है तो सारे जनरेटर हमारे इक्वली आरएमएस लाइन वोल्टेज पे काम करने चाहिए। इक्वल आरएमएस लाइन वोल्टेज, ऐसा ना हो कि एक जनरेटर का जो आउटपुट है वो हमारा 230 हो तो दूसरे जनरेटर का आउटपुट हमारा 450, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। सेम आरएमएस लाइन वोल्टेज पे सारे जनरेटर वर्क करने चाहिए, तभी वो पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा, सेम फेज एंगल,
हर एक जनरेटर जो है वो सेम फेज एंगल पे वर्क करना चाहिए। तीसरा जो है सेम फेज सीक्वेंस, सेम फेज सीक्वेंस। और जो कि लास्ट जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जनरेटर के जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी हो। मींस क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक जनरेटर आपका पहले से ही ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है और आपको दूसरा जनरेटर उसके साथ पैरेलली ऑपरेट अभी करवाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो पैरेलली ऑपरेट करवाना है उस जनरेटर की जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वर्किंग जनरेटर जो ऑलरेडी है उसकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, स्लाइटली ज्यादा रखेंगे, लार्जर रखेंगे, है ना, ताकि क्या हो सके, दोनों पैरेलली ऑपरेट करते वक्त दोनों की फ्रीक्वेंसी हम लोग मैच कर सके। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग जनरेटर should be slightly larger than the frequency, sorry, than the frequency of existing generator या फिर जनरेटर्स। ठीक, तो ये चार कंडीशन है जो कि एक जनरेटर को पैरेलल अगर हमें ऑपरेशन ऑपरेट करवाना है तो मस्ट बी फॉलोड है। ओके, नाउ एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है कि किसी भी जनरेटर को हमें क्यों करना चाहिए पैरेलल में ऑपरेट, तो उसके एडवांटेजेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहला एडवांटेज, चलिए सबसे पहला एडवांटेज, अगर हम लोग जनरेटर को पैरेलली ऑपरेट करवाते हैं तो एक सिंगल मशीन से हम लोग बिगर सप्लाई, बिगर लोड को, अगर लोड ज्यादा बड़ा है तो उसे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, ये उसका पहला एडवांटेज है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहला एडवांटेज, पैरेलल जनरेटर्स कैन ऑपरेट टू सप्लाई बिगर लोड देन सिंगल मशीन। ओके, मशीन। दूसरा एडवांटेज, ये भी पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। ठीक, और तीसरा इसका एडवांटेज है कि जनरेटर का मेंटेनेंस जब हमें करना हो, अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा जनरेटर आप लोगों के पैरेलली वर्क कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी एक जनरेटर को शट डाउन करके स्विच ऑफ करके उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हमें क्या करता है, ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, और साथ साथ में मेंटेनेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो पैरेलल ऑपरेशन करवाने का तीसरा फायदा यही है कि इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, it provides the flexibility to remove or we can say shut down or maintenance of one or more generator, है ना। तो ये कुछ एडवांटेज है जनरेटर के जब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तब। ठीक, तो हमने यहाँ पे दो टॉपिक कवर किए, एक तो पैरेलल ऑपरेशन हमने ट्रांसफॉर्मर का कवर किया
उसकी कंडीशंस देखी और उसके एडवांटेजेस देखे। सेम चीज हमने जनरेटर के लिए देखा, उसका कंडीशन देखी और उसके एडवांटेजेस देखे। ओके, तो ये सिलेबस का जो टॉपिक था वो था हमारा जो कि हमने कवर किया। टॉपिक का नाम था हमारा पैरेलल ऑपरेशंस। ओके, तो आज हमने दो टॉपिक अभी कवर किए हैं। एक तो सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में किया ट्रांसफॉर्मर लॉस रिडक्शन, और दूसरा किया पैरेलल ऑपरेशन। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस किसके कारण होते हैं, है ना। और हमें अगर टीएनडी, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ टीएनडी लॉसेस हमें अगर रिड्यूस करने हैं तो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये हम लोग अभी नेक्स्ट अभी ये जो इसके बाद वाला टॉपिक है इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो आइए हम लोग आगे हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीएनडी लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। चलिए, तो ये हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग अभी कवर करेंगे क्यों अकर होता है और इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं लिख लेता हूं क्यों अकर होता है। दे अकर ड्यू टू, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूं और एक एक करके हम लोग वो पॉइंट भी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है क्यों अकर होता है टीएनडी लॉसेस, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के कारण, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं, या फॉर हटा देता हूं मैं, वोल्टेज रेगुलेशन लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन आप सभी को पता है, जो भी हमने इनपुट दिया, है ना, और जो हमें आउटपुट मिला, उन दोनों का डिफरेंस वो क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं वी आउटपुट माइनस वी इनपुट डिवाइड बाई वी इनपुट, है ना। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। तो वोल्टेज रेगुलेशन के कारण भी हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। क्यों, क्योंकि हीट भी जनरेट होती है आप लोगों की ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है ना। अनबैलेंस लोड होता है, वो भी हमारा क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन को बढ़ाने में या घटाने में मदद करता है। तो उसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टी एंड डी, मैं ये कहने वाला हूं टी एंड डी लॉसेस हमारे होते हैं। चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट था जिसके कारण हमारा टी एंड डी लॉसेस अकर होते हैं। दूसरा, रेडियल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रेडियल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेडियल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो आप लोगों को पता है कि रेडियल टाइप मतलब कि एक मेन फीडर होता है ना। उस मेन फीडर में से अलग अलग जगह पे आप लोगों का पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि मेन जो हमारा ये जो मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन जिसे कहते हैं हम लोग, वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे लोड जो है वो बढ़ जाता है। और अगर लोड बढ़ जाता है तो वहां पे हमारी क्या होती है, ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादा वोल्टेज के कारण ज्यादा हीट भी जनरेट होती है और लॉसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से टीएनटी लॉसेस जो है वो हमारे रेडियल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करने पे भी बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है जिसके कारण हमारा टीएनडी लॉसेस होता है वो है कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल, आप एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, या फिर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप हमारा जो अपना जो कंडक्टर है वो आप कौन सा चूज कर रहे हैं, उसका मटेरियल क्या है। तो टीएनडी लॉसेस
मटेरियल पे भी डिपेंड होते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है। मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपल से खाली मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। ये जो है एक स्पेसिफिक पूरा चैप्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पूरा हमारा एक बुक आती है जिसके कारण हम लोग ये लॉसेस जो है उसमें पढ़ते हैं, या फिर आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ओके, तो मैं इसमें ज्यादा आप लोगों के लिए डीप में नहीं जाऊंगा। तो कंडक्टर मटेरियल कौन सा आप लोग चूज कर रहे हैं उस पर भी हमारे टी एंड डी लॉसेस डिपेंड करते हैं। ओके, फोर्थ है पावर थेफ्ट। पावर थेफ्ट यानी बिजली की चोरी, है ना। बिजली की चोरी आपको पता ही है, बिजली की चोरी लोग बाग बहुत करते हैं, है ना। तो बिजली की चोरी के कारण क्या होता है, जो लोड कंज्यूमर तक एक्चुअली में पहुंचना चाहिए वो एक्चुअली में कंज्यूमर तक पहुंचता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है हीट एंड नॉइस, हीट एंड नॉइज लॉस इन कंडक्टर। हीट और नॉइज लॉसेस के कारण भी टी एंड डी लॉसेस हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, फिर लेंथ, लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस या फिर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लाइंस जो है जो कि वोल्टेज को मतलब कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है, उसकी लेंथ भी हमारी क्या करती है, टी एंड डी लॉसेस की जिम्मेदार है। अगर ज्यादा लेंथ है तो इसके कारण क्या होगा कि टी एंड डी लॉसेस जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो है ये भी हमारी एक तरीके से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के लिए जिम्मेदार है। फिर सेवन जो पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का गलत जगह पे प्लेसमेंट होना भी टी एंड डी लॉसेस में इंक्रीमेंट कर सकता है। किसी भी ट्रांसफार्मर का प्लेसमेंट किस जगह पे करना और कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में, है ना, वो हमारा एक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट कभी मान लीजिए हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा कि लाइन के अंदर, सप्लाई के अंदर, मेन सप्लाई के अंदर आप लोगों का वोल्टेज जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाने के कारण जो मटेरियल है जिससे आपका पावर फ्लो हो रहा है वो हिट होने लगेगा, और जो पावर का लॉस है वो हिट फॉर्म में होने लगेगा, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमारे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी टीएनडी लॉसेस को इंक्रीमेंट करने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट आठवां पॉइंट वो है हमारा लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर, ओके। नौवा है बैड वर्कमैनशिप। बैड वर्कमैनशिप कैसे, मान लीजिए कि आप लोगों को जो जॉइंट्स आते हैं, है ना, जॉइंट्स जो होते हैं, कंडक्टर जो है एक लेंथ तक ही रहता है, फिर उसके बाद उसके जॉइंट्स करना पड़ता है। अगर मान लीजिए वो जॉइंट आप लोगों का प्रॉपर नहीं हुआ, या फिर कारीगर जो, या फिर जो हमारा वर्क है, वर्कमैन है, वो प्रॉपर स्किल्ड नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो कनेक्शन लूज रहेगा, कनेक्शन लूज रहेगा तो वहां पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो वहां पे एक्सीडेंट होने की संभावना भी है, साथ साथ में हीट जनरेट होने की भी संभावना है। तो उसके कारण क्या होगा, लॉसेस जो है वो इंक्रीज
हो जाएंगे। तो बैड वर्कमैनशिप भी टी&डी लॉसेस को इंक्रीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। और 10वां पॉइंट है अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड, लाइन पे आप लोगों का लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनबैलेंसली किया हुआ है। मींस मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों के जो सोसाइटीज है उस सोसाइटीज में आर वाई बी, आर वाई बी और न्यूट्रल है ना, ऐसे 4 वायर आते हैं। तो हर एक घर आप लोगों का इक्वली फेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए कि आपका आर फेज जो है उसमें आप लोगों के 15 घर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेम आप लोगों का वाई फेज पे होंगे और सेम आप लोगों के बी फेज पे होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों का आर पे 15 घर डिस्ट्रीब्यूट है, वाई पे आप लोगों का 12 है या फिर 10 है ना, और बी पे आप लोगों का 7-8 है। तो ये क्या हो गया, एक अनबैलेंस लोड कंडीशन हो जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप लोगों का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि एक ही फेज जो है आप लोगों का ज्यादा लोडेड हो जाएगा, और ज्यादा लोडेड होगा तो ज्यादा पावर कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होगी। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो इस तरीके से अनबैलेंस लोड भी टी&डी लॉसेस को इंक्रीज करने के काम आता है, यानी कि जिम्मेदार है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लोड फैक्टर। 11वां पॉइंट है इसमें लोड फैक्टर। 12वां पॉइंट है इसके अंदर ट्रांसफार्मर की साइजिंग ऑन एंड सिलेक्शन। ट्रांसफार्मर की साइजिंग एंड सिलेक्शन, तो ट्रांसफार्मर आप लोगों का किस साइज का होना चाहिए ये इंडियन स्टैंडर्ड रेटिंग जो है वो डिसाइड करता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रांसफार्मर की साइज को क्या कर देता है, कम कर देता है, चाहिए उससे कम कर देता है। तो कम कर देगा तो क्या होगा, आपके जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर लॉसेस वो आप लोगों के इंक्रीज हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा कि आपका जो पावर एक्चुअल में डिलीवर होना चाहिए वो डिलीवर नहीं हुआ, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएंगे, और ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएंगे तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। सिंपल। तो ट्रांसफार्मर की साइजिंग और उसका सिलेक्शन करना, एक प्रॉपर वे में सिलेक्ट करना, ये भी क्या है, एक तरीके से एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर की साइजिंग और सिलेक्शन भी टी&डी लॉसेस को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। 13वां पॉइंट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग कैसे, जैसा कि ऊपर मैंने आपको पावर थेफ्ट वाला ऊपर पॉइंट बताया, तो पावर थेफ्ट में क्या होता है कि आपकी लाइन जा रही है, उस लाइन में आप लोगों को बिन जरूरी कनेक्शन, है ना, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे लोग वह क्या करते हैं, पावर को चोरी करता है। तो उसके कारण क्या होता है, लाइन पे आप लोगों का ओवरलोड हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, ओवरलोड हो जाने के कारण हीट ज्यादा जनरेट होती है और लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरलोडिंग भी एक कह सकते हैं कि एक फैक्टर है फॉर इंप्रूवमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। और 14वां अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है ना, तो ये कुछ 14 पॉइंट्स है जिसके कारण आप लोगों का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लॉसेस जो है वो अकर होते हैं या फिर इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर। अब 14 पॉइंट तो मैंने आप लोगों को उसके रीजन बता दिए कि क्यों टी&डी लॉसेस हमारे होते हैं, लेकिन टी&डी लॉसेस को हमको रिड्यूस भी करना है,
तो उसके कुछ स्टेप्स भी हैं, तो वो स्टेप्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तो पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, स्टेप्स टू रिड्यूस टी एंड डी लॉस, टी एंड डी लॉसेस। चलिए, तो पहला पहला स्टेप, रेडियल सिस्टम जो हम लोगों ने ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था, तो रेडियल सिस्टम की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क टाइप, यानी कि हम लोग डायमंड टाइप या फिर और भी टाइप्स आते हैं, तो वो सारे नेटवर्क टाइप्स को हम लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रेडियल सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज नेटवर्क टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ रेडियल सिस्टम। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, try to use lesser resistance conducting material, try to use lesser resistance conducting material। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ACSR है ना, ACSR यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रे एनफोर्समेंट, या फिर ट्रिपल AC का मतलब ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ये सारे क्या है, कम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके कारण भी TND लॉसेस जो है हमारे कम हो सकते हैं। चलो, तीसरा, पावर थेफ्ट जो हमारा होता था, तो उसको कम करने के लिए जो हमारे एनालॉग मीटर्स हैं उसको हम लोग डिजिटल मीटर्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर और भी तरीका है पावर थेफ्ट को कम करने का, और भी तरीका है कि रेगुलर बेसिस पे हर 10-10 दिन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक आपके जो एरिया है वो एरिया इंजीनियर को क्या करना चाहिए, वहां पे सर्वे करना चाहिए हर एक 10 दिन में, ताकि अगर पावर की चोरी हो रही है तो वो उसको रिड्यूस कर सके और प्रॉपर जो भी पावर की चोरी कर रहा है उसको वहां पे सजा दे सके। तो ये दो तरीके हैं पावर थेफ्ट को कम करने के लिए। एक तरीका मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, टू रिड्यूस पावर थेफ्ट, वी शुड रिप्लेस all analog meters by digital meter, है ना। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, हीट और नॉइज जो लॉसेस हैं वो हमारे ट्रांसफार्मर में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना फॉर्मेशन हो रहा है। कोरोना इफेक्ट क्या है आप लोगों को पता है, मैं कोरोना इफेक्ट क्या है वो आपको नहीं बताऊंगा। तो ये जो कोरोना इफेक्ट हो रही है जिसके कारण हमारे हीट एंड नॉइज लॉस हो रहे हैं, तो उसको अगर हमें कम करना है तो क्या करना है हमें, सिस्टम को, है ना, सिस्टम को हमें एक रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिव पावर अगर हमें एक प्रोवाइड करना है एक प्रॉपर वे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर का जो साइज है उसे थोड़ा सा उसका डायमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके कि सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से रिएक्टिव पावर का सपोर्ट मिल सके, और रिएक्टिव पावर के सपोर्ट से हम लोग कोरोना लॉसेस जो है उसे रिड्यूस कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं रिड्यूस कोरोना लॉस, बस इतना लिखता हूं, है ना। नेक्स्ट, रूरल एरिया के अंदर
जहां पे आप लोगों का लोड जो है वो एक तरीके से स्कैटर्ड है, नेचर के अंदर स्कैटर्ड है, तो वहां पे हमें लाइट लाइट और हेल्दी, है ना, लाइट और हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का यूज करना चाहिए फॉर पावर सप्लाई। क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि जहां पे हमारी पावर की जरूरत है वहां पे ही हमें क्या मिल सके, पावर, और अच्छी एफिशिएंसी से मिल सके। तो उसके कारण क्या होगा, तो जो हमारा अनबैलेंस लोड वाला पॉइंट था, वो अनबैलेंस लोड वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्राई टू ट्राई टू रिकॉन्फ़िगर reconfigure the losses in rural area rural area and use light and healthy distribution distribution ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए। छठा पॉइंट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हमें इंप्रूव करना चाहिए, है कि? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे कैसे हो सकती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। पावर फैक्टर को हमें इंप्रूव करना चाहिए बाय यूजिंग दी शंट या फिर सीरीज कैपेसिटर लगा के, जहां पे हमें जरूरत है वहां पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जगह हम लोग शंट या सीरीज कैपेसिटर लगा सकते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहीं पे हमें सीरीज या शंट कैपेसिटर का यूज करना चाहिए, ताकि उस जगह पे आप लोगों का पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, टू इंप्रूव पावर फैक्टर शंट एंड सीरीज, शंट एंड सीरीज कैपेसिटर्स आर यूज, है ना, आर यूज। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट, तो लेंदी अगर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, एक सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर रखना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हर एक दिशा में आप लोगों का जो पावर का ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा एक प्रॉपर वे में हो सके, और हम लोग क्या कर सके, सिंपल सा हमारी जो भी डिमांड, लोड डिमांड है, उसको हम लोग ओवरकम कर सके, उस पर हम लोग पहुंच सके, है ना। तो ये सातवां पॉइंट हो सकता है हमारा, सेंट्रली प्लेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आप लोगों का ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे भी आपका पावर जा रहा है, इस दिशा में भी पावर जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, सिंपल। और हर एक जगह आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों का प्रॉपर तरीके से हो रहा है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, आठवां पॉइंट, इलेक्ट्रिकल जो जॉइंट्स हैं, है ना, उसको एक प्रॉपर तरीके से हमें, स्किल्ड जो हमारे लेबर वर्क है या फिर स्किल्ड जो हमारे वर्कमैनशिप है, उसका यूज करके ही हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जॉइंट हमें देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो हमारे स्पार्किंग हो रहा है, जो भी हमारा लीकेज हो रहा है पावर का, वो हमारा ना हो पाए, है ना। तो हमें एक अच्छा स्किल्ड स्किल्ड वर्कमैनशिप
चाहिए, स्किल्ड वर्कमैनशिप, है ना। फिर नेक्स्ट सॉरी, एनर्जी लॉसेस और पावर लॉसेस के कारण जो हमारा डेली कंजम्पशन हो रहा है उसका एक कैलकुलेशन करके हमें वो जो लोड है या फिर पावर फैक्टर है या फिर लोड फैक्टर है ना, उसे हमें एक कांस्टेंट पॉइंट पे रखने की हमें क्या करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ट्राई टू मेंटेन कांस्टेंट लोड फैक्टर, कांस्टेंट लोड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में हमारे दोनों तरीके के लॉसेस होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा अभी, है ना। लोड लॉसेस भी होते हैं, नो लोड लॉसेस भी होते हैं। तो प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर साइज का सिलेक्ट, ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करके और साथ साथ में प्रॉपर मटेरियल का भी यूज करके हम लोग ये जो पावर लॉसेस जो ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट है कि यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, सॉरी, ट्रांसफार्मर विथ प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल यूज्ड, guaranteed in guaranteed in reduction of, guaranteed in reduction of power losses. Okay, नेक्स्ट, हमें ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ऊपर ओवरलोड होने से बचाना चाहिए, यानी कि उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं ट्राई टू अवॉइड ओवरलोडिंग, ट्राई टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी ये ऑफ लिखो, ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। 12वां पॉइंट, अनइक्वल जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हमें एज मच एज अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो टीएनडी लॉसेस को रिडक्शन करने के लिए हमें इतने स्टेप्स फॉलो हम लोग करने ही चाहिए। ओके, तो ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने वो टीएनडी लॉसेस अकर क्यों हो रहे हैं और उसे रिड्यूस किस तरीके से करना चाहिए, वो दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए इस टॉपिक के अंदर। तो सिलेबस के हमने 3 टॉपिक आज कवर कर लिए, मेन 3 टॉपिक, जिसमें से सबसे पहला था हमारा ट्रांसफार्मर लॉस रिडक्शन, दूसरा था पैरेलल ऑपरेशन और तीसरा था हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। छोटा सा टॉपिक रहेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, लेकिन अब हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक था जो कि था सप्लाई साइड मैनेजमेंट एसएसएम वाला, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग डीएसएम यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग लोड मैनेजमेंट और हार्मोनिक्स और उसकी इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।
ताकि नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।